तो कहानी की शुरुआत होती है कि यंग कपल हैरी और बेथ से। ये दोनों एक मैरीन बायोलॉजी से स्टूडेंट होते हैं और ये दोनों अपनी 10 दिन की मिली छुट्टियों को गुजारने के लिए उसी आइलैंड पर जा रहे होते हैं, जिसके बाद इनका एक आदमी मिलता है जो उन्हें इस आइलैंड तक लेकर जाता है। अब इस आइलैंड पे पहुंचने के बाद ये लोग अपने खूबसूरत लम्हों को कैमरे में रिकॉर्ड भी करते हैं। अब जब ये दोनों अकेले ही आइलैंड पर सो रहे होते हैं तभी ब्रेड जागता है और उससे कुछ इंसानी पांव दिखाई देते हैं जिनके चलने के निशान मिलते हैं। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड बेथ से पूछता है, जहां पर वो उसे बताती है कि ये मैं नहीं हूँ। अब उसको ध्यान से देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो पांव के निशान किसी बच्चे के हैं। तब हैरी बताता है कि जब हम सो रहे थे उसी वक्त यहाँ से कोई गुजरा है और ये निशान झाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। अब ये लोग उस पांव के निशान का पीछा करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी तक जाने के बाद इन्हें वो पांव के निशान गायब हो जाते हैं। अब रात होने से पहले ये अपने रुकने के लिए एक टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। अब रात हो जाती है। जब ये दोनों उस टेंट में सोने लगते हैं तभी अचानक से हैरी की आंख खुल जाती है और इसकी आंख किसी डरावनी आवाज को सुनने के बाद खुलती है। अब जब वो आकर बाहर चेक करता है तब उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। अब अगली सुबह हैरी उठती है तब वो बेथ को बुलाती है, बोलती है कि मेरे अंडरवेयर्स कहीं रात में गायब हो गए हैं। अब ये दोनों उस चीज को जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता। जिसके बाद हैरी बताता है कि शायद वो कोई बंदर हो, लेकिन बेथ उसे बताती है कि इस जगह पर कोई भी बंदर नहीं है और कहती है मुझे लगता है ये कोई बच्चा है जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। अब ये दोनों फिशिंग करने के लिए जब समंदर की तरफ होते हैं तभी उसे बेथ रोकने लगती है और कहती है वहीं पर रुक जाओ। और तभी बेथ उसके पीछे से एक मछली को पकड़ लेती है और बेथ को बताती है कि यह खतरनाक मछली है जिसके जिस्म पर जहरीले कांटे होते हैं जिनके चुभ जाने से तुम्हारी मौत कुछ ही घंटों में हो जाएगी। जिसके बाद अब ये दोनों समंदर से बाहर आ जाते हैं। तभी इन्हें जंगल के अंदर से एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो लोग उस आवाज का पीछा करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। अब जब ये लोग उस तरफ काफी आगे बढ़ जाते हैं तब इन्हें अंदर एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है और उसके अंदर एक पुरानी ड्राइंग भी होती है और दीवार पर 7 गिनती के निशानात भी थे और इसके साथ साथ उन्हें वहां पर एक लावारिस कब्र भी दिखाई देती है। अब ये लोग वहां से वापस अपने टेंट पर आ जाते हैं और यहाँ पर ये अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स को देखने लगते हैं। कैमरा देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि इन दोनों को सोते हुए किसी ने फिल्मा दिया है और इस बात से ये लोग काफी डर जाते हैं और यहाँ से वो वापस घर लौटने का इरादा करने लगते हैं, क्योंकि बेथ कहती है कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे साथ तुम इस तरीके से रहो और कोई हमें फिल्मा दे। तब हैरी बोलता है कि मुझे भी ये बात पसंद नहीं, ये बस किसी बच्चे की शरारत है। तब हैरी उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। अब ये दोनों फिर से जंगल की तरफ जाते हैं और उस चीज को दिखाते हैं कि ये लोग किसी से नहीं डरते। अब ये लोग वहां से सीधा कब्र की तरफ जाते हैं, जहां पर इन्हें पता चलता है कि वो कब्र बिल्कुल ताजी है। ऐसा लग रहा था देखने के बाद जैसे अभी कुछ टाइम पहले किसी को दफनाया गया हो। अब ये लोग रात बिताने के लिए फिर से अपने टेंट में आ जाते हैं, जहां पर इन्हें फिर से रात में एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है जो बहुत डरावनी थी, जिसे सुनने के बाद ये दोनों फिर से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हैरी बेथ को कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ। अब जब हैरी उस कब्र की तरफ जाता है तो वहां पर बेथ भी आ जाती है, क्योंकि वो अकेले डर रही थी। अब बाद में उन्हें इस बात का एहसास होता है कि कब्र को फिर से नए सिरे से बनाया गया है, जिसे अब सुर्ख मरजान से सजाया गया है, जिस पर लकड़ी का गराज कब्र के सर पर लगाया गया है। अब इसके बाद ये दोनों वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, लेकिन बेथ उससे कहते हैं कि अब वो लोग बाहर ही सोएंगे, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो है कौन जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अब इसी आइलैंड पर इनकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है जो थोड़े पागल टाइप के होते हैं। हम जान पाते हैं कि हैरी और बेथ का फोन खो गया था, जिसका इल्जाम ये लोग इन पर लगाने लगते हैं और इस बात से इनकी लड़ाई भी होने लगती है। लेकिन बेथ जब उनके हाथों में गन देखती है तब वो समझदारी का फैसला करती है। यहाँ पर वो हैरी को अपने साथ लेकर वापस जाने लगती है। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों फिर से उसी जगह पर चेक करने के लिए जाते हैं कि वो लोग वहीं पर हैं या जा चुके हैं, लेकिन वो लोग वहां से जा चुके थे। तब हैरी अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम यहाँ पर देखो, मैं उनकी बोट पर जाकर उन्हें चेक करता हूँ। लेकिन उनका वहां पर ना होना उन लुटेरों की एक चाल थी। ये लुटेरे मिलकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं और किडनैप कर लेते हैं और बेथ के साथ जबरदस्ती करते हैं। लेकिन तभी अचानक से हमें यहाँ पर एक घोस्ट औरत को दिखाया जाता है जो आकर उन लुटेरों में से एक को जख्मी कर देती है और ऐसा डरावना नजारा देखने के बाद वो लुटेरे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों खुद को आजाद कर लेते हैं। अब अगली सुबह जब बेथ की आंखें खुलती हैं, जब उठकर बैठती तब उसे अपने आसपास कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं जो कि सीधा जंगल की तरफ जा रहे थे। अब इसके बाद बेथ उस खून के निशान को देखते हुए इस झोपड़ी तक जा पहुंचती है। अब वहां झोपड़ी में पहुंचने के बाद उसे एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि घोस्ट एक लड़की है। अब उस बुक को पूरी तरह पढ़ने के बाद उस लड़की की एक दर्द भरी कहानी हमें बताई जाती है, जिसमें वो किसी कंपनी में काम कर रही थी और इसी समंदर में उसकी मौत हो जाती है और उसकी कंपनी के लोग उसे इस आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ देते हैं और तभी से वो यहाँ पर आने वाले सारे मर्दों से अपना बदला लेती है। अब बेथ ये सारी कहानी हैरी को सुनाती है, लेकिन हैरी को इस बात पर यकीन नहीं होता। हैरी बोलता है कि यहाँ पर किसी ने यह सब कुछ लिखकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर छोड़ दिया है और मेरे साथ तुमको भी इस बुक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बेथ कहती है कि अगर जिस तरीके से इस लड़की के साथ हुआ वैसा मेरे भी साथ हुआ होता तो मैं भी इसी तरह से बदला लेती। अब इसके बाद बेथ हम देखते हैं कि उस लड़की की कब्र को सीपियों से सजा देती है, क्योंकि बेथ को उस लड़की की मौत का एहसास होता है। अब रात के टाइम जब हैरी और बेथ सो रहे होते हैं तब वही घोस्ट लड़की आकर हैरी के पाँव को सहलाने लगती है। हैरी को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बेथ है, लेकिन जब अचानक से हैरी की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि बेथ उसके सामने सोई है
तब वो इस बात से घबरा जाता है। अब इस वक्त बैत भी जग जाती है और वो दोनों टेंट से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि 2 कब्रें बनी हुई हैं। अब अगली सुबह ये लोग उस जंगल में आग लगाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी रेस्क्यू टीम को ये चीज़ दिखाई दे और इनकी मदद के लिए वो लोग यहाँ पर आएँ। अब जब ये लोग लकड़ियों की तलाश कर रहे थे तभी हैरी को फ़ोन की बेल सुनने की आवाज़ आती है और ये आवाज़ उसी झोपड़ी से आ रही थी। अब जब वो उस झोपड़ी के अंदर जाता है तब उसे एक फ़ोन मिलता है, लेकिन उस पर कोई नंबर नहीं शो कर रहा था। अब जब हैरी फ़ोन उठाता है तब उसमें उसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद हैरी बहुत घबरा जाता है और उस फ़ोन को वहीं ज़मीन पर फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक से हैरी के पीछे से वो घोस्ट लड़की आकर उसके एक चाकू से कत्ल कर देती है और हैरी की लाश को उस कब्र के ऊपर उल्टा लटका देती है, जिससे खून टपक कर उस कब्र पर गिर रहा होता है। अब बेथ हैरी को ढूंढते हुए उस कब्र के पास तक आ जाती है। तब उसके सामने हैरी की लाश पड़ी होती है। अब हैरी को इस हाल में देखने के बाद बेथ बेहोश हो जाती है। अब जब बेहोश होने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं तब वो समंदर के उस किनारे पर होती है जहां पर वो आग लगाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। अब वो फिर से उस लकड़ियों को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे समंदर में वही घोस्ट लड़की दिखाई देती है और उसके पीछे पीछे समंदर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तब तक बैत के पाँव में एक जहरीली वाली मछली के कांटे लग जाते हैं, जिसके बाद बैत तकलीफ से चिल्लाना शुरू कर देती है। जिसके बाद अब बैत वापस से किनारे पर आ जाती है और थोड़ी देर में बैत की मौत हो जाती है। अब 10 दिन बाद उनका आदमी जब फिर से उन दोनों को लेने के लिए वहां पर आता है तब उसे वहां पर 2 कब्रें दिखाई देती हैं, जो कि हैरी और बैत की होती है। जिसके बाद अब वो आदमी वहां से आगे बढ़कर झोपड़ी की तरफ जाता है। अब झोपड़ी के अंदर जाकर उसे वही बुक मिलती है जिसे वो पढ़ने लगता है और तभी अचानक से जैक्सन बैत को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है। तो यहाँ पर अब बैत उस आदमी जैक्सन को भी कत्ल कर देती है, क्योंकि अब बैत भी उस घोस्ट लड़की के साथ मिल चुकी थी और अब ये भी वही काम करना शुरू कर देती है जब तक वो लड़की कर रही थी। और इस वक्त अब वो कोरल की कब्र अकेली नहीं थी, उसके साथ बैत की भी बन चुकी थी। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का एंड हो जाता है।